बापू की आत्मकथा के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 3 साल बीत चुके थे और चूंकि उन्हें यहाँ भी और ठहरना था, इसलिए उन्होंने 1896 में 6 महीने के लिए हिंदुस्तान जाने की तैयारियां शुरू की। कांग्रेस में गांधी जी मंत्री पद पर थे, अतएव उन्होंने आदमजी मियां खान को अपने वापस आने तक मंत्री पद का कार्यभार सौंप दिया। पोंगोला स्टीमर में वे कलकत्ता के लिए रवाना हुए। इसी स्टीमर में गांधी जी ने उर्दू और तमिल भाषाओं का अभ्यास शुरू किया। आखिरकार 24 दिनों की यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने कलकत्ता पहुंचते ही बंबई जाने के लिए टिकट कटाया। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय हिंदुस्तान में। कलकत्ते से बंबई जाते हुए प्रयाग बीच में पड़ता था। वहां ट्रेन 45 मिनट रुकती थी। इस बीच मैंने शहर का एक चक्कर लगा आने का विचार किया। मुझे केमिस्ट की दुकान से दवाई भी खरीदनी थी। केमिस्ट ऊँघता हुआ बाहर निकला। दवा देने में उसने काफी देर कर दी। मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चलती दिखाई पड़ी। भले से स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए गाड़ी 1 मिनट के लिए रोकी थी, पर मुझे वापस आते न देखकर उसने मेरा सामान उतरवा लेने की सावधानी बरती। मैं केलनर के होटल में ठहरा और वहां से अपने काम का श्री गणेश करने का निश्चय किया। प्रयाग के पायनियर पत्र की ख्याति मैंने सुन रखी थी। मैं जानता था कि वो जनता की आकांक्षाओं का विरोधी है। मेरा ख्याल है कि उस समय मिस्टर चेजनी संपादक थे। मुझे तो सब पक्ष वालों से मिलकर प्रत्येक की सहायता लेनी थी, इसलिए मैंने मिस्टर चेजनी को मुलाकात के लिए पत्र लिखा। ट्रेन छूट जाने की बात लिखकर यह सूचित किया कि अगले ही दिन मुझे प्रयाग छोड़ देना है। उत्तर में उन्होंने मुझे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। मुझे खुशी हुई। उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। बोले, आप जो भी लिखकर भेजेंगे उस पर मैं तुरंत टिप्पणी लिखूंगा। और साथ ही ये भी कहा, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी सभी मांगों को स्वीकार ही कर सकूंगा। हमें तो कॉलोनियल दृष्टिकोण को भी समझना और देखना होगा। मैंने उत्तर दिया, आप इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे और इसे चर्चा का विषय बनाएंगे, इतना ही मेरे लिए बस है। मैं शुद्ध न्याय के सिवा ना तो कुछ मांगता हूं और ना कुछ चाहता हूं। बाकी का दिन मैंने प्रयाग के भव्य त्रिवेणी संगम का दर्शन करने में और अपने सम्मुख पड़े हुए काम का विचार करने में बिताया। इस आकस्मिक भेंट ने मुझ पर नेटाल में हुए हमले का बीज बोया। बंबई में रुके बिना मैं सीधा राजकोट गया और वहां एक पुस्तिका लिखने की तैयारी में लगा। पुस्तिका लिखने और छपाने में लगभग 1 महीना बीत गया। उसका आवरण हरा था, इसलिए बाद में वो हरी पुस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसमें दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की स्थिति का चित्रण मैंने जानबूझकर नरम भाषा में किया था। नेटाल में लिखी हुई 2 पुस्तिकाओं में, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उससे नरम भाषा का प्रयोग इसमें किया था, क्योंकि मैं जानता था कि छोटा दुख भी दूर से देखने पर बड़ा मालूम होता है। हरी पुस्तिका की 10,000 प्रतियां छपाई थीं और उन्हें सारे हिंदुस्तान के अखबारों और सब पक्षों के प्रसिद्ध लोगों को भेजा था। पायनियर में उस पर सबसे पहले लेख निकला। उसका सारांश विलायत गया और सारांश का सारांश राइटर के द्वारा नेटाल पहुंचा। वो तार तो 3 पंक्तियों का था। नेटाल में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले व्यवहार का जो चित्र मैंने खींचा था, उसका वो लघु संस्करण था। वो मेरे शब्दों में नहीं था। उसका जो असर हुआ उसे हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे सब प्रमुख पत्रों में इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा हुई। इस पुस्तिका को डाक से भेजने के लिए इसके पैकेट तैयार करने का काम मुश्किल था और पैसा देकर कराना खर्चीला था। मैंने एक सरल युक्ति खोज ली। मोहल्ले के सब लड़कों को मैंने इकट्ठा किया और उनसे सवेरे के 2-3 घंटों में से जितना समय वे दे सकें उतना देने के लिए कहा। लड़कों ने इतनी सेवा करना खुशी से स्वीकार किया। अपनी तरफ से मैंने उन्हें अपने पास जमा होने वाले काम में आए हुए डाक टिकट और आशीर्वाद देना कबूल किया। इस प्रकार लड़कों ने हंसते हंसते मेरा काम पूरा कर दिया। इस प्रकार बच्चों को स्वयंसेवक बनाने का यह मेरा पहला प्रयोग था। इन बालकों में से 2 आज मेरे साथी हैं। इन्हीं दिनों बंबई में प्लेग का प्रकोप हुआ। चारों तरफ घबराहट फैल रही थी। राजकोट में भी प्लेग फैलने का डर था। मैंने सोचा कि मैं आरोग्य विभाग में अवश्य काम कर सकता हूं।
मैंने अपनी सेवा राज्य को अर्पण करने के लिए पत्र लिखा। राज्य ने जो कमेटी नियुक्त की उसमें मुझे भी स्थान दिया। मैंने पाखानों की सफाई पर जोर दिया और कमेटी ने निश्चय किया कि गली गली जाकर पाखानों का निरीक्षण किया जाए। गरीब लोगों ने अपने पाखानों का निरीक्षण करने देने में बिल्कुल आनाकानी नहीं की। यही नहीं, बल्कि जो सुधार उन्हें सुझाए गए थे वे भी उन्होंने कर लिए। पर जब हम मुत्सद्दी वर्ग के यानी बड़े लोगों के घरों का मुआयना करने निकले तो कई जगहों में तो हमें पाखाने का निरीक्षण करने की इजाजत तक नहीं मिली। सुधार की तो बात ही क्या की जाए। हमारा साधारण अनुभव यह रहा कि धनिक समाज के पाखाने ज्यादा गंदे थे। उनमें अंधेरा, बदबू और बेहद गंदगी थी। खड्डी पर कीड़े बिलबिलाते रहते थे। जीते जी रोज नरक में ही प्रवेश करने जैसी वो स्थिति थी। हमारे सुझाए हुए सुधार बिल्कुल साधारण थे। मैला जमीन पर न गिराकर कुंडे में गिराएं। पानी की व्यवस्था ऐसी की जाए कि वो जमीन में जज्ब होने के बदले कुंडे में इकट्ठा हो। खुड्डी और मैला साफ करने वालों के आने की जगह से बीच में जो दीवार रखी जाती है वो तोड़ दी जाए, जिससे सफाई कर्मी सारी जगह को अच्छी तरह साफ कर सकें। पाखाने कुछ बड़े हो जाएं तथा उनमें हवा उजेला पहुंच सके। बहुत से लोगों ने इन सुधारों को स्वीकार करने में बहुत आपत्ति की और आखिर उन पर अमल तो किया ही नहीं। कमेटी को मैला साफ करने वालों की बस्ती में भी जाना तो था ही। कमेटी के सदस्यों में से एक ही सदस्य मेरे साथ वहां जाने को तैयार हुए। वैसी बस्ती में जाना और सो भी पाखानों का निरीक्षण करने के लिए। पर मुझे तो उनकी बस्ती देखकर सानंद आश्चर्य हुआ। अपने जीवन में मैं पहली बार उस दिन मैला साफ करने वालों की बस्ती देखने गया था। उन भाई बहनों को हमें देखकर अचंभा हुआ। मैंने उनके पाखाने देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हमारे यहां पाखाने कैसे? हमारे पाखाने तो जंगल में हैं। पाखाने तो आप बड़े आदमियों के यहां होते हैं। मैंने पूछा, तो क्या अपने घर आप हमें देखने देंगे? आइए ना भाई साहब, जहां भी आपकी इच्छा हो आइए, यही हमारा घर है। मैं अंदर गया और घर की तथा आंगन की सफाई देखकर खुश हो गया। घर के अंदर सब कुछ लिपा पुता था। आंगन झाड़ा बुहारा था और जो इने गिने बर्तन थे वे सब साफ और चमचमाते हुए थे। मुझे इस बस्ती में बीमारी के फैलने का डर नहीं दिखाई दिया। यहां मैं एक पाखाने का वर्णन किए बिना नहीं रह सकता। हर एक घर में नाली तो थी ही, उसमें पानी भी गिराया जाता और पेशाब भी किया जाता। इसीलिए ऐसी कोठरी शायद ही मिलती जिसमें दुर्गंध ना हो। पर एक घर में तो सोने के कमरे में ही मोरी और पाखाना दोनों देखे और घर की वो सारी गंदगी नाली के रास्ते नीचे उतरती थी। उस कोठरी में खड़ा भी नहीं रहा जा सकता था। घर के लोग उसमें सो कैसे सकते थे, इसे आप ही सोच लें। कमेटी ने हवेली यानी वैष्णव मंदिर का भी निरीक्षण किया। हवेली के मुखिया जी से गांधी परिवार का मीठा संबंध था। मुखिया जी ने हवेली देखने देना और सब संभव सुधार करा देना स्वीकार किया। उन्होंने खुद वो हिस्सा कभी नहीं देखा था। हवेली में रोज जो जूठन और पत्तल इकट्ठा होती, उन्हें पिछवाड़े की दीवार के ऊपर फेंक दिया जाता था और वो हिस्सा कौवों और चीलों का अड्डा बन गया था। पाखाने तो गंदे थे ही। मुखिया जी ने कितना सुधार किया सो मैं देख न सका। हवेली की गंदगी देखकर दुख तो हुआ ही। जिस हवेली को हम पवित्र स्थान मानते हैं, वहां तो आरोग्य के नियमों का अधिक से अधिक पालन होने की आशा रखी जानी चाहिए। स्मृतिकारों ने अंतर्बाह्य शौच पर बहुत जोर दिया है। ये बात उस समय भी मेरे ध्यान से बाहर नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय हिंदुस्तान में। वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।